गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले वीडियोस में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। आज हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेस हो जाना। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम क्यों होगा, देखिए इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल टी एफ से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भी उसी प्रकार से एक सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे जो अभी तक करते आए हैं हम पिछले दोनों लेक्चर के अंदर। शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन ले लिया बेटा, और ये अपने पास शुगर सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया है। और ये स्पेशली मैंने बोला है बार बार, क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप डिटरमाइन कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, सोलवेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए बेटा क्या होता है, आपने सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया है। अब देखिए प्योर वाटर जो होता है बेटा, प्योर वाटर जो होता है वो कितने पे फ्रीज करता है? इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पता है आपको? अगर प्योर वाटर को फ्रीज करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आप उसके अंदर शुगर डाल देंगे और शुगर का सॉल्यूशन बना लेंगे तो ये शुगर का सॉल्यूशन अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, यदि आप सिर्फ 1 मोल शुगर का डालोगे तो उस कंडीशन में इस वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो बेटा -1.86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। प्योर वाटर 0 डिग्री पे बॉयल कर रहा था, फ्रीज कर रहा था, और ये कितने पे फ्रीज करेगा? -1.86। अगर आप इसमें अमाउंट बढ़ाते हो शुगर का तो ये और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो डिप्रेशन है ये डिपेंड करेगी शुगर के अमाउंट के ऊपर। 1 मोल के लिए ये इतना डिप्रेस होगा। क्लियर सी बात है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोल्यूट है, शुगर सोल्यूट है, और वाटर क्या है बेटा? सोलवेंट है। ठीक है ना। तो अब इसे एक ग्राफ बना लेते हैं हम, जिससे हम ये अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिया था बेटा, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले आप उस ग्राफ को बनाएंगे। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ आपने बनाया उसी ग्राफ को आप एक बार से रिपीट करेंगे। और वो ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से था, अगर आपको ध्यान हो तो सपोज करें यहाँ पे मैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहा हूँ। दिस वन इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करो ये वाटर था। ठीक है। और ये वाटर के वेपर प्रेशर थे, वेपर्स थे। पी नोट ए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही कुछ था। अब मैं इसको हीट करता हूं और सपोज करो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था। बेटा मैं क्या देखता हूं कि इस टेम्परेचर पर यहां पे ये जो सॉल्यूशन है वो बॉयल कर जाता है। अपना पिछला ग्राफ ही बना रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये बॉयल कर गया, तो मैंने इसको क्या कहा था? दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, यही बोला था। फिर मैंने सॉल्यूशन लिया बेटा, ये सॉल्यूशन ले लिया उतने ही टेम्परेचर पे, लेकिन अब उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया। सपोज करो ये हो गया। तो देखिए अब मैंने बॉयल करके देखा बेटा, तो मैंने क्या पाया कि सॉल्यूशन और हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। यहाँ ले लेते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे बॉयल कर रहा है, तो ये मैंने बेटा टेम्परेचर नोट कर लिया। इसका टेम्परेचर यहाँ पे नोट होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से। और ये मैंने किया भाई TB, और इन दोनों के बीच डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या था बेटा? डेल TB, यही था ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है ये बात आपको? चलो अब देखिए बेटा, इसी सॉल्यूशन को ये बेटा आपकी जो कर्व थी, ये वाली जो कर्व थी, ये किसकी थी? प्योर सोलवेंट की कर्व थी, ठीक है ना।
और जो नीचे वाली कर्व है ये सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए, जो शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस सॉल्यूशन को फ्रीज करता हूं तो बेटा वाटर कितने पे फ्रीज होता है? देखिए मान लीजिए वाटर को मैं फ्रीज करके देखता हूं तो मैंने देखा वाटर जो होता है वो फ्रीज करता है बेटा, इसको और कम करते ले आएंगे, और कम करके लेके आएंगे, कम करके लेके आएंगे, और मैंने देखा कि वो यहाँ पे, और ये टेम्परेचर बेटा मैंने नोट कर लिया प्योर वाटर के लिए, और ये लगभग आ गया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस इस पे, और इसको मैंने क्या कहा? दैट इज टी नोट एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं टी नोट एफ क्या होता है? दैट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। सभी को पता है प्योर वाटर, दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। और ये क्या हुआ बेटा? ये तो हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। अब सॉल्यूशन को लेके आए तो सॉल्यूशन तो उस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया था, तो ये और ज़्यादा कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। और सपोज करो ये यहाँ पे जाके फ्रीज होता है बेटा, ये तो इसको क्या बोलेंगे आप? दैट इज टी एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ क्या हुआ बेटा? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ठीक है भी, इन दोनों के बीच ये जो हमारे पास आया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो है दिस इज कॉल्ड डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी एफ कैसे निकालेंगे बेटा? टी एफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर थोड़ा सा कम डिक्रीज हुआ है, तो आप डेल टी एफ कैसे निकालेंगे बेटा? दैट इज टी नोट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये अपने पास आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बेटा? फ्रॉम अबो ग्राफ, जो दिया गया ग्राफ है, इससे क्या बात क्लियर होती है बेटा? इससे क्लियर होता है डेल टी बी दैट इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। यहां पे आप लिख भी सकते हैं डेल टी एफ क्या है अपने पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप बेटा क्या बोल सकते हैं? क्रायोस्कोपी भी बोल सकते हैं। जैसे आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है तो आप यहां पे क्रायोस्कोपी भी लिख सकते हैं, क्रायोस्कोपी। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया भी अपने पास डेल टी नोट एफ और टी एफ, तो हमने वहां पे डिफाइन कर दिए। उसी प्रकार से जैसे आपने पिछले डेरिवेशन में किया था, इट हैज बीन experimentally found that क्या पता लगा भी? found that del TF, सॉरी ये TB नहीं है, TF है, del TF directly proportional to M molality of the solution। M क्या है बेटा? मोलैलिटी। और क्या होती है ये? NB/WA मल्टीप्लाई बाई 1000। आपने पहले भी किया है ये। तो देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए बेटा मैंने एक अनोदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे लगाया, दैट इज KF मल्टीप्लाई बाई M। KF यहां पे क्या है? KF इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको बेटा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के अलावा ये भी आ सकता है कि व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? KF होता है। अब KF को डिफाइन करो, व्हेन जब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो M है वो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो भाई इसको इक्वेशन 1 मान लो, आप रखिए उसके अंदर डेल TF दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल TF दैट इज इक्वल टू KF।
तो आप क्या कह सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो आपने डिफाइन किसको करना था बेटा, आपने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना था। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिनोट किससे किया है उसको, Kf से। तो कैसे डिफाइन किया बेटा आपने उसको, आपने डिफाइन किया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है यदि 1 मोल हो तो फिर डेल TF और KF आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब KF डेल TF के बराबर ही होगा। क्लियर है ये बात। चलिए भाई अब इसको प्रूव करते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चले जाइए आप। यहाँ से क्या पता लगा आपको, यहाँ से हमें पता लगा डेल TF दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, NB अपॉन WA और मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ से क्या सामने आया, यहाँ से सामने आया डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भी। ठीक है, हमने इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें इससे कैलकुलेशन करनी है बेटा मोलर मास की। सोल्यूट का मोलर मास निकालना है भी हमने, ठीक है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हमने क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है बेटा, MB आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भी, उसी एक्सप्रेशन को उठाइए बेटा। क्या थी वो एक्सप्रेशन, डेल TF दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई NB मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड अपॉन WA, ये था। आप जानते हैं NB किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही होता है ना, यही होता है। तो इस वैल्यू को रखिए बेटा, डेल TF दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन WA। आपको निकालना क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको इधर ले आइए, तो अपने पास आ गया बेटा MB दैट इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन डेल TF मल्टीप्लाई बाई WA। तो आ गया अपने पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है भाई। अब देखिए इसके साथ में 2-3 बातें और हैं बेटा, वो भी आप 2-3 टर्म हैं वो आप अच्छे से देख लें, एक एक नंबर में आ जाती हैं वो कई बार। सबसे पहले आता है बेटा अपने पास आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, अपने पास आता है फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या आता है अपने पास, फ्रीजिंग मिक्सचर। ये क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब फ्रीज करने वाला एक मिक्सचर। बेटा मोस्टली क्या होता है, कॉमन साल्ट NaCl प्लस आइस, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है बेटा। और ये जो टेम्परेचर जो
फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसको कितना कर देता है, ये लगभग -33 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है अभी टेम्परेचर को, इतना डिक्रीज कर देता है। इसी कारण से इसका यूज किया जाता है बेटा आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए, और लेबोरेटरीज के अंदर लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए इस मिक्सचर का यूज किया जाता है। ये हमारे पास क्या हुआ भाई, फ्रीजिंग मिक्सचर। इसी तरह से बेटा एक टर्म आती है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं बेटा, देखिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट का कहाँ यूज होता है बेटा, हम यहाँ पे वाटर जो होता है वो गाड़ियों के जो रेडिएटर होते हैं उनमें कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है ना, उसकी कूलिंग के लिए वाटर का यूज किया जाता है रेडिएटर में। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यूरोपियन कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और वहां पे क्या होगा, वहां पे वाटर फ्रीज कर जाएगा, रेडिएटर में वाटर फ्रीज की फ्रीजिंग हो जाएगी, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कूलिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर रेडिएटर खराब हो जाएंगे, गाड़ियों का इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएंगी गाड़ियां। तो उस केस में वाटर की फ्रीजिंग ना हो, ऐसा क्या किया जाए, तो बेटा वहां पे हम एक एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन का यूज करते हैं। एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन क्या क्या होते हैं, दैट डिक्रीज the freezing temperature, freezing temperature, ये freezing temperature को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब बर्फ नहीं बनने देते, ठीक है। और क्या क्या यूज किया जाता है बेटा इसके अंदर, NaCl जो होता है, NaCl का घोल जो होता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे की जाती है बेटा रोड वगैरह के ऊपर। क्या होता है, सॉरी NaCl नहीं, सॉरी एंटी फ्रीजिंग एजेंट के अंदर क्या किया जाता है, वाटर के अंदर बेटा मिक्स कर दिया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, CH2OH एंड CH2OH, ये मिला दिया जाता है भाई वाटर के अंदर। ये वाटर को फ्रीज नहीं होने देता और आसानी से रेडिएटर के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वाटर इसके इथाइलिन ग्लाइकोल के अलावा भी हम ग्लिसरॉल का भी यूज कर लेते हैं बेटा, किसका यूज कर लेते हैं, ग्लिसरॉल का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट हुए। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब समझे, जो आइस के फ्रीजिंग टेम्परेचर को और कम कर दे, जैसे वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है ना, तो वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, ठीक है, -60 डिग्री तक ले जाते हैं, इतने टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो फ्रीज नहीं हो पाएगा, फ्रीज नहीं हो पाएगा तो आसानी से कूलेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। आगे देखिए, अब आता है बेटा डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट ये क्या होते हैं, देखो बेटा जब बर्फ जम जाती है तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक एजेंट का यूज किया जाता है जिसको डी आइसिंग एजेंट बोलते हैं। वो आइस को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के अंदर। जैसे रोड के ऊपर बर्फ जम जाती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो उस बर्फ को कैसे पिघलाया जाता है, ऊपर से कुछ एजेंट की स्प्रे की जाती है। वो एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जैसे बेटा NaCl और कैल्शियम क्लोराइड, इसकी स्प्रे कर दी जाती है। ये क्या करते हैं भी, ये आइस के फ्रीजिंग टेम्परेचर को और ज़्यादा, मतलब आइस जो फ्रीज होती है ना, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके मतलब उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जैसे ही NaCl का स्प्रे होगा, जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी, मेल्ट हो जाएगी, और रोड जो है वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है भी। तो ये 3 टर्म थी हमारे पास, फ्रीजिंग मिक्सचर, एंटी फ्रीजिंग एजेंट और डी आइसिंग एजेंट, ठीक है।